ठीक है, स्टार्ट किया जाए। विजुअल है पीछे आई। हाँ, क्या हुआ है? क्या हो गया है? बा, बारिश हो गया। हाँ हाँ, तो क्या आदेश है आप लोग का? वेट किया जाए 2 मिनट या स्टार्ट किया जाए? हाँ? 2 मिनट वेट किया जाए। हम्म, चलिए, लास्ट सेशन में हम लोग देखे थे फॉरेन ट्रेड के बारे में, है ना? फॉरेन ट्रेड या फिर इसको कह सकते हैं आप इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, फॉरेन ट्रेड जो है इसके विषय में, जैसे या फिर जो भी आप कहते हैं जैसे कि विदेशी व्यापार, तो व्यापार तो आप समझ रहे हैं कि भाई किसी भी, जैसे कि आप बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज जहां होता है वहां मार्केट हो गया। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि आपको व्यापार, जैसे कि अब आज के डेट में आपको मालूम है कि ग्लोबलाइजेशन का ये दौर है, तो इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन यू कैन नॉट लीव और एनी कंट्री इन एन आइसोलेशन। आप क्या है ना, मतलब इसको कहते हैं बिलगाव या आइसोलेशन में आप अलग नहीं रह सकते। आपको क्या करना है, एक ट्रेड रिलेशनशिप जो है वो स्टैब्लिश करना ही होगा, है ना, किसी न किसी रूप में। अब वो ट्रेड जो होता है, ये जो व्यापार होता है, ये किस संदर्भ में हो सकता है? ईदर प्रोडक्ट, गुड्स, ठीक है, या सर्विसेज। ये इस तरह से, जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई टेक्नोलॉजी ही लेके आए अपने यहाँ, ठीक है, कोई आप टेक्नोलॉजी जैसे कि एकदम अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, कोई आपने क्या किया कि कंट्री लाइक जापान, वहां से हम क्या लेके आए, तो ये भी एक तरह का क्या है, एक व्यापार है ना। जैसे मान लीजिए कि वहां से कोई टेक्नोक्रेट है वो यहाँ, या फिर यहीं से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वहां पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ के वहां पे सीखे, फिर वहां से कुछ सॉफ्टवेयर या फिर अपडेटेड जो है कोई टेक्नोलॉजी लाए और आप उसको क्या किए यहाँ, और उस सर्विसेज को, अब उसमें आगे और डिटेल में जब आप पढ़िएगा इसमें, तो उसमें कि उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप लोग सुने होंगे, या कोई नया इनोवेशन तो उसको पेटेंट करवाते हैं, है ना। या फिर उसके बाद से अगर कोई ये अगर प्रोसेस है, तो एक तो है कि प्रोडक्ट आप जो फाइनल, जैसे ये प्रोडक्ट हमने ये बनाया, इसको बनाने का पूरा तरीका, तो इसको प्रोसेस प्रोसेस किए होंगे, तो उसको प्रोडक्ट जब फाइनल प्रोडक्ट बना तो उसके पहले क्या है कि पूरा प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस को भी कि ये हम पूरी दुनिया को या फिर किसी को भी, ये भी हम चाहें तो ये व्यापार के तौर पे ये हम जो है ये कर सकते हैं, है ना। तो अब इस तरह की जितनी भी ये बातें आई कि भाई व्यापार तो आप करेंगे, अब व्यापार में केवल प्रोडक्ट ही बेचना नहीं है, प्रोसेस भी, टेक्नोलॉजी भी, है ना। जैसे आप मान लीजिए इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, ये सब डिटेल में आपको बताएंगे भी। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास क्या है, आप अपनी बुद्धिमत्ता से कुछ नया इनोवेशन कर रहे हैं, इन्वेंशन। अभी रिसेंटली देखे होंगे कि कोविड आया था, तो कोविड के बाद से जो वैक्सीन बना, तो वो वैक्सीन बनाने के पीछे जो है ये बहुत सारा जो है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या तकनीक उसकी जरूरत पड़ी। अब है कि उस वैक्सीन को हम जो है दूसरे देश में, अगर कंट्री में हम ये भेज रहे हैं, तो इसमें ये व्यापार जो हम ये किए, जैसे कि वहां पे मान लीजिए कि हम कोई वैक्सीन दूसरे कंट्री में हम भेज दिए, तो दूसरे कंट्री में अगर हम भेज रहे हैं, तो एक तो हो गया कि एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के हमने क्या किया कि वहां पे बहुत बड़ा एक पैंडेमिक आया है और इसके वजह से हम लोग क्या किए कि हमने उनकी मदद की। दूसरा कि जब व्यापार में जब आ जाएगा, तो व्यापार के संदर्भ में क्या हो जाएगा कि वहां पे उसकी मोनेटाइज्ड वैल्यू आपको वो बेचना होगा। और जाहिर सी बात है, आप लोग पढ़े भी एग्रीगेट डिमांड में कि जब भी ट्रेड करते हैं और आप कोई एक्सपोर्ट अगर कोई चीज कर रहे हैं, कोई चीज अगर आप सेल कर रहे हैं, तो सेल कर रहे हैं तो वो जो आपको जो मतलब रिसिट्स है वो कहाँ जा रहा है, वो कैपिटल कहाँ इनफ्लो होगा, आपके अपने यहाँ अकाउंट में, ठीक है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी आप देखें कि ये क्या है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ टोटल कैपिटल इनफ्लोज एंड टोटल कैपिटल आउटफ्लो। तो आपके यहाँ जब इनफ्लो होगा तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, तो ओवरऑल आपका आउटपुट, आपकी इकोनॉमी जो है वो क्या करेगी,
ग्रो करेगी। तो इस वजह से ट्रेड जो है वो एक काफी इसेंशियल कंपोनेंट हो जाता है किसके लिए, जो भी ओपन इकोनॉमी है। ठीक है, ओपन इकोनॉमी जब है, जैसे ही आपने अपनी इकोनॉमी को क्या किया, ओपन किया, तो इस तरह से आपका क्या हो गया, एक व्यापार और इससे रिलेटेड जो है एक संबंध जो है दुनिया से बना। ठीक है ना। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड, तो ट्रेड का इंपॉर्टेंस क्या है ये तो क्लियर है, ये तो आप लोग समझ गए। जैसे कि आप जैसे वही एग्रीगेट डिमांड वाला ही अगर हम अपना इक्वेशन देखें, है ना, ये नेट एक्सपोर्ट हो गया आपका। तो अब अगर ये जो फैक्टर है आपका जिसको ट्रेड हम कहते हैं, तो अब है कि आपको क्या करना, अगर एक्सपोर्ट अगर आपका यहाँ पे ये बढ़ रहा है, या इवन आप करंट अकाउंट भी आप जानते हैं कि उसमें क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो अब ज्यादा से ज्यादा ये ट्रेड एक्टिविटी हो रही है, मतलब कि आपका क्या होगा कि आप जितना जो है दूसरे कंट्री से या तो कमोडिटी आप क्या करेंगे, आप सेल करेंगे या परचेज करेंगे, सर्विसेज आप क्या करेंगे, वेदर यू आर गोइंग टू रेंडर्ड सर्विसेज, या फिर आप सर्विसेज जो है आप क्या कर रहे हैं, वो दूसरे कंट्री से आप सर्विसेज ले रहे हैं, यही एक्टिविटी हो सकती है। अब जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की एक्टिविटी जब होने लगी, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड, इस वजह से कि प्रोडक्ट हो गया आपका या गुड्स या सर्विसेज, अब इसमें क्या होगा कि एक रूल्स और रेगुलेशंस की भी जरूरत होगी, है ना। बिना रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस के आप नहीं कर सकते हैं, है ना। रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस, है ना, इस तरह का, या फिर कोई ना कोई इसके लिए क्या होगा, एक रेगुलेटर भी होना जरूरी है ना, या एक जो है ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन, इसकी आवश्यकता होगी। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई भी संस्था बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, अगर यहीं पे जैसे कि आप एग्जांपल दीजिए, आप लोग अभी पॉलिटी में भी पढ़े कि एक लेजिस्लेचर है, एक एग्जीक्यूटिव है, एक जुडिशरी है, कोई भी अगर उस पे विवाद होता है तो आप कहाँ जाते हैं, जुडिशरी के पास, है ना, वो इंटरप्रिटेशन करता है। ऐसे ही इस तरह का जब आप ट्रेड कीजिएगा तो इसमें आपको कुछ सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस और गाइडलाइंस की जरूरत होगी, है ना। तो अब इसके लिए आपको क्या, एक संस्था की भी जरूरत है, एक कोई ना कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो क्या करे, कोई ऑर्डर दे, कोई रूल्स दे, कोई रेगुलेशन, या फिर कोई निगोशिएशन ही हो, ट्रेड से रिलेटेड कोई भी मैटर हो, है ना। तो एक जो है इसकी जरूरत पड़ी, तो ये जो आपका आया उसको बोल के क्या कहते हैं, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और WTO के पहले ये जैसे आपको ये 1995 में, और इसके पहले जो है एक और ऑर्गेनाइजेशन था जिसको बोलते थे गैट, है ना। तो अब ये क्या था कि जो जनरल एग्रीमेंट ऑफ ये ट्रेड, अब ट्रेड एंड ट्रीटी था, इसमें सर्विसेज इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है। लेकिन जब WTO आया तो इसमें सर्विसेज को भी इन्वॉल्व किया गया। जैसे कि एक क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए कि पहले गैट था तो फिर WTO बनाने की क्या जरूरत थी, तो उसमें सर्विसेज को नहीं इन्वॉल्व करते थे। और जैसे जैसे आपको मालूम होगा कि टेक्नोलॉजिकल जो है वो इनोवेशन आया, तो उसके बाद से क्या हो जाएगा, जैसे जैसे जब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आया तो सर्विसेज और इस तरह के, जैसे अभी आप देख रहे हैं फिनटेक, फिनेंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों को क्या किया गया है क्या, तो अब डिजिटल भी आपको अपग्रेडेशन के लिए क्या हो गया, सर्विसेज जो है वो इंपोर्ट करने की ये जरूरत आई, है ना। तो ये सर्विसेज इसको रखते हुए इसीलिए WTO जो है ये बना। ठीक है, कोई क्वेश्चन अभी तक यहाँ तक ये क्लियर हो गया, वर्ल्ड ट्रेड। चलिए इसके बारे में ये देखिए थोड़ा सा, अब क्या इंट्रोडक्शन ऑफ WTO, तो सबसे पहले तो यही कि स्टैब्लिशमेंट, द WTO वाज एस्टैब्लिश्ड जनवरी 1995, सक्सीडिंग, यही जो गैट के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड। टैरिफ्स क्या होता है, एनी आइडिया,
टैरिफ्स के अंतर जो हो गया, बहुत सारे कस्टम ड्यूटीज हो गए, बहुत सा ऐसा जो है आप हाँ हाँ हाँ। अब जैसे अब इस चीज को आप समझिए कि आप दूसरे कंट्री से कोई प्रोडक्ट जो है अपने यहाँ इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट मतलब कि आप वो यहाँ आ रहा है, और यहाँ पे भी आपके यहाँ क्या है कि एक मार्केट है, मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर भी होगा, फिर उसके बाद से क्या हो गया, होलसेलर भी होगा, डिस्ट्रीब्यूटर भी होगा, और फिर रिटेलर। एक मार्केट है, मतलब कि देयर इज अ डिमांड इन दैट इकोनॉमी। ठीक है, अब आप कोई प्रोडक्ट जो है बाहर से इंपोर्ट करके ला रहे हैं, और वो प्रोडक्ट जो है उसका जो आपका मान लिया जाए कि जो आप प्रोडक्ट ला रहे हैं, उस प्रोडक्ट का यहाँ पे अगर वैल्यू हम कहें, मान लिया जाए एग्जांपल के तौर पे 100 INR, ठीक है, 100 INR मतलब कि 100 इंडियन रुपी जो है वो है उस प्रोडक्ट का ये प्राइस है। अब जो मैन्युफैक्चरर जो यहाँ पे हो, जो भी यहाँ पे जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो है, अब ये 100 INR, और आपके यहाँ जो मैन्युफैक्चरर है मान लीजिए कि उसकी कॉस्टिंग जो है वो 110 के करीब। आई बात समझ में? 110 अगर, तो आपके मैन्युफैक्चरर का जो प्राइस है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन डोमेस्टिक मार्केट, और डोमेस्टिक मार्केट में जो प्रोडक्ट है, इसका जो प्राइस है, इफ इट इज ग्रेटर देन इंपोर्टेड गुड्स। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये 100 रुपए का है, ठीक है, और ये जो प्राइस है ये कितना है, 110 का है, या ऑन द कॉन्ट्ररी आप ऐसे कहिए कि जैसे कि जो इंपोर्टेड गुड्स है, जो बाहर से जो सामान आ रहे हैं, यहाँ के मैन्युफैक्चरर या यहाँ का जो भी आपका जो प्रोडक्ट है, इससे कम प्राइस में अगर वो ही है, तो कोई क्या करेगा, इंपोर्टेड गुड्स जो नहीं, अपने प्रोडक्ट को छोड़ के उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। लोकल मार्केट की, हम डोमेस्टिक मार्केट की बात कर रहे हैं। जैसे कि आप जो कोई बल्ब है, तो कोई बल्ब अगर मान लीजिए मेड इन चाइना है, वो बल्ब आ रहा है 30 रुपए का, इलेक्ट्रिक बल्ब की अगर हम बात करें तो, और आपके यहाँ का जो बल्ब है वो कितने का है, वही 50 रुपी है। समझ में आ रही है बात? और 50 रुपी का है, और 30-40, तो मार्केट में एज ए बायर मेरे पास क्या ऑप्शन है कि सस्ता कोई सामान मिल रहा है, हम किसको खरीदेंगे, उसको खरीदेंगे। ठीक है, अब यहीं पे आता है कि ये क्या आप ऐसे कर सकते हैं कि आप डेलिबरेटली क्या करें कि उस प्राइस को कम करें। भाई कोई एक कंट्री, और आप जो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो इंपोर्ट किसी दूसरे का एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हैपन साइमल्टेनियसली। तो ये जो पैसा है, ये कैपिटल कहां से, यहां से आपका आउटफ्लो हो गया आपकी इकोनॉमी से दूसरी इकोनॉमी में। तो इस सिचुएशन में अब क्या हो गई बात कि आपका अपना जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इससे ज्यादा जो है क्या हो जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है अब इससे सस्ता ही मिल रहा है आपको इंपोर्टेड गुड्स, तो कोई ये क्यों नहीं लेगा। आई बात समझ में? तो अब इससे क्या होगा कि आपके इकोनॉमी पे एक क्या होगा, एक प्रेशर बनेगा कि भाई कैपिटल यहीं से क्या हो रहा है, आउटफ्लो होने लगा, ट्रेड तो आप कर रहे हैं, गुड्स वहां से आ रहा है, तो ये कोई भी कंट्री ऐसा नहीं कर सकता है। इस सिचुएशन को क्या करते हैं, तो ऐसे समझिए कि इसको क्या करते हैं, डंप करना, है ना। तो डंप करना, तो बाहर से क्या हो गया, गुड्स यहाँ पे डंप कर दिया गया, इसके अगेंस्ट में एक एंटी डंपिंग जो है वो ड्यूटी जो है लगती है, और ये कहा भी जा सकता है कि आप मैन्युफैक्चरर के प्राइस से नीचे नहीं बेच सकते। जैसे कि मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस अगर 100 रुपए का है, और वो भी 105 रुपए का है, या 95 रुपए 90, ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही अगर ये 100 है। आई बात समझ में? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब ये बनाने का, अभी ये मार्केट में नहीं है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से भी नीचे जो है आप अपने गुड्स को कर दीजिएगा, यहीं पे रेगुलेटर की जरूरत पड़ती है। आई बात समझ में? रेगुलेटर की जरूरत कहां पड़ती है, यहीं पे, और यही टैरिफ्स हो गया। अब कुछ कंट्रीज क्या है, उस पर ड्यूटीज जो है इंपोर्ट कर देंगी, या कुछ ऐसा गुड्स जो है मान लीजिए कि वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करने लगे, जिसके ऊपर क्या हो जाएगा
कि उनको कुछ टैरिफ है। तो अब दो जो कंट्री आपस में जब रिलेशन जब स्टैब्लिश करते हैं बेसिकली ट्रेड से संबंधित, तो उसमें जैसे एक टर्म आता है पीटीए, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट और अरेंजमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये पीटीए इसको कहते हैं, ये प्रेफर करना न, ये शब्द क्या बता रहा है कि आप प्रेफरेंस जो है वो दे रहे हैं। तो अब इसमें है कि एक तरह से आप सपोर्ट करते हैं, है ना, जैसे कि मान लीजिए कि कंट्री ए हो गया और कंट्री बी हो गया, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है। ठीक है, और इसने क्या किया कि ये प्रेफरेंस दिया कि ये बी कंट्री को कि भाई आपके यहां से जो भी है हमारे पास ये क्या है, तो ये क्या करेगा कि रिड्यूसिंग टैरिफ, ठीक है, ये क्या किया कि इसने जो कंट्री बी है उससे क्या कर दिया, उसके टैरिफ्स को रिड्यूस कर दिया। तो आपका व्यापारिक संबंध क्या होगा, और ज्यादा जो है वो प्रगाढ़ होगा और ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, और इससे अगला जो है एक और स्टेज है, उसको क्या बोलते हैं, एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें क्या किए, ये एक तरह का इसको बोलते हैं ये निगेटिव लिस्ट, इसको क्या बोलते हैं, ये पॉजिटिव लिस्ट, है ना। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में लगभग सब कुछ आप क्या कर दिए, ये एक तरह से फ्री कर दिए, है ना, कि आप दोनों के बीच में, और इस तरह से एक ट्रेड ब्लॉक बनाया जाता है, ट्रेड ब्लॉक। जैसे कि आप यूरोपियन यूनियन, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन। जैसे आसियान के साथ हम लोग का क्या है, एफटीए है, आसियान जो 10 कंट्रीज हो गए, आसियान में कुछ कंट्रीज जो है सार्क वाली भी हैं और कुछ जो है आपके ये, तो अब उसमें क्या आसियान के साथ हम लोग का क्या है, इंडिया आसियान जो एक तरह से, हाँ, इंडो आसियान। ठीक है, तो अब ये क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि आप उनसे क्या चाह रहे हैं, एक जो है एक रिलेशनशिप जो चाह रहे हैं, किससे, ये ट्रेड से संबंधित जो है, या फिनेंशियल, या कोई भी जब दो कंट्री के बीच में एक नॉर्मल भी जो डिप्लोमेटिक रिलेशन होता है, उसमें जब भी एग्रीमेंट ये होता है तो उसमें इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे कि कितना ज्यादा हम अधिक से अधिक जो आपके साथ ये व्यापार करेंगे, या फिर आइए चलिए आगे देखते हैं। अब इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये कुछ थोड़ा सा फैक्चुअल चीज है, जेनेवा जो है। यहां तक अभी क्लियर हो गया ना कि क्यों डब्ल्यूटीओ या इसकी जरूरत पड़ी, या अभी जो है मॉडर्न वर्ल्ड में जो ट्रेड चल रहा है तो उसमें कैसे जो है ये। फिर हो गया आपका जेनेवा में आपका, फिर और क्या है कि 164 मेंबर्स जो है अभी कंट्री, और इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर था, मतलब कि 95 से था। सबसे रीसेंट जो है वो कौन ऐड हुआ है डब्ल्यूटीओ में, कोई आइडिया किसी को? सबसे लास्ट जो मेंबर है वो अफगानिस्तान था। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चाहे तो आप लोग ये नोट कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव जो है आपका डब्ल्यूटीओ का, ये क्या है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू फैसिलिटेट, यही आपके ऑप्शंस में पूछा जाता है, क्या फैसिलिटेट करना है, स्मूथ इंटरनेशनल ट्रेड बाय रिड्यूसिंग टैरिफ। टैरिफ्स को क्या करना है, अभी हमने जो आपको बताया उसको क्या करना है, उसको रिड्यूस करना है। टैरिफ्स को खत्म करने की बात ये नहीं कर रहा है, ये रिड्यूसिंग टैरिफ। जैसे कि अभी क्या हम देखेंगे, प्रेफरेंशियल ट्रेड जो अरेंजमेंट है उसमें क्या करते हैं, टैरिफ्स को रिड्यूस कर रहे हैं, है ना। एंड अदर बैरियर्स, अदर जो भी बैरियर्स, अदर बैरियर्स क्या हो सकते हैं बताइए तो। जैसे कोई पॉलिसी वहां की होगी, जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया कुछ ऐसा पॉलिसी बना दे, जैसे कि दूसरे कंट्री के साथ, या हमारे जो प्रोडक्ट जा रहे हैं कोई दूसरी कंट्री से, मान लीजिए चाइना ही ऐसी कोई पॉलिसी बना दे जिससे कि हमारा ट्रेड जो है वो क्या हो जाए, वो डिफिकल्ट हो जाए, है ना। तो अब इस तरह के जो भी बैरियर या पॉलिसी मेकिंग से संबंधित है, या गवर्नमेंट के वहां के रूल्स कुछ ऐसे हैं जो अगेन जो कंसिस्टेंट नहीं हो, जैसे कि आप लोग अभी कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़े होंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, वो बताता है ना कि भाई आप ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं बना सकते जो इनकंसिस्टेंट हो। ठीक वैसे ही ये क्या कर रहा है कि अदर्स बैरियर्स जो हैं उनको भी क्या करना है, जैसे रिड्यूसिंग टैरिफ, अदर बैरियर, इंश्योरिंग ट्रेड फ्लो, और ट्रेड फ्लो को क्या करना है, इंश्योर करना है स्मूथली, प्रेडिक्टेबली एंड
फ्रीली एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके वो क्या हो, वो मतलब ये क्लियर हो गया ना, ताकि मतलब एक कोई उसके ऊपर दबाव नहीं हो आपके किस पे, व्यापारिक संबंध या जो भी आप ट्रेड जो कर रहे हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट। अब देखिए क्या फंक्शन होता है डब्ल्यूटीओ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शंस में आप जैसे देख रहे होंगे कि एक ट्रेड जो आपके एग्रीमेंट्स हैं इसको एडमिनिस्टर करना, तो ये सुनिश्चित करता है आपका डब्ल्यूटीओ कि जो एग्रीमेंट्स है ना वो मल्टीलैटरल निगोशिएशन। अब देखिए इसमें एक टर्म ये आ रहा है, ये मल्टीलैटरल, मल्टीलैटरल निगोशिएशन दो तरह के इसमें हो सकते हैं। एक को कहेंगे जैसे कि बाइलैटरल, मतलब बाइलैटरल का मतलब हो गया कि द्विपक्षीय जिसको कहते हैं, मतलब कि इसमें दो कंट्री जो हैं वो इन्वॉल्व हो गए। और मल्टीलैटरल में क्या हो गया, बहुत सारे जो है उसमें ये इन्वॉल्व हो गए। तो अब ये क्या ये कह रहे हैं कि मल्टीलैटरल निगोशिएशन, अभी हमने आपको बताया कि रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस निगोशिएशन रिड्यूसिंग टैरिफ्स, ये सब जो है ये इनका जो है क्या होता है एक तरह से फंक्शन, मतलब ओवरऑल ये क्या कर रहा है, ट्रेड एग्रीमेंट्स को एडमिनिस्टर कर रहा है एंड इम्प्लीमेंटेड बाई ऑल मेंबर्स। इम्प्लीमेंटेड बाई ऑल मेंबर्स मतलब कि वो केवल जो है यही सुनिश्चित नहीं कर रहा है कि ये एग्रीमेंट हो रहा है, बल्कि ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि वो जितने मेंबर कंट्री हैं वो उसको इंप्लीमेंट भी कर रहा है। ओवरऑल द एडमिनिस्टरिंग जो है इसका जो भी ट्रेड से संबंधित जो एग्रीमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर क्या, फोरम फॉर ट्रेड निगोशिएशन। अब ये क्या कर रहा है, ये एक ऐसा एक तरह का वो क्या दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया, एक ऐसा फोरम है जिसपे कि आप ट्रेड निगोशिएशंस कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कंट्री ए और कंट्री बी के बीच में अगर कोई एक अरेंजमेंट है ना, तो अब आप जो है एक बाइलैटरल भी आपने कर लिया, लेकिन अब आप कैसे करेंगे, तो आपको एक प्लेटफॉर्म भी एक दिया गया। प्लेटफॉर्म देने का क्या मतलब हो गया, एक फोरम है, जैसे कि यही क्लासरूम, ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, एक फोरम है जहां पे आप क्या कोई भी टॉपिक है जैसे हम लोग पढ़ भी रहे हैं और इस पे कोई अगर चर्चा भी करना है डिस्कशन करना है ये भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग मान लीजिए कि एक दो और स्टूडेंट हैं, आप लोग भी प्रिपरेशन करने वाले, तो इस ये क्या हुआ, एक फोरम है, इस पे आप लोग भी अपने किसी सब्जेक्ट को लेके डिस्कशन कर। ऐसे ही ये क्या हो गया कि ये फोरम हो गया ट्रेड निगोशिएशंस को लेके। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म फॉर मेंबर कंट्रीज टू निगोशिएट ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, इसके बाद से क्या है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अब अभी जैसे हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि एक ऐसे संस्था की जरूरत होगी, जैसे डिस्प्यूट तो होना ही है भाई, कॉन्फ्लिक्ट जो है कहीं भी, घर फैमिली में भी आप देखते होंगे, तो फैमिली में ही अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो कहाँ आप जाते हैं, जो सबसे जो उसके क्यों होते हैं, जो सीनियर जो होते हैं वरिष्ठों, क्योंकि उनकी बात पे सबको क्या होता है, एक भरोसा होता है कि दैट इज परहैप्स ही इज नॉट और शी इज नॉट गोइंग टू इंक्लाइन टुवर्ड्स एनीवन। अब यहाँ पे भी क्या है कि अब डिस्प्यूट तो होगा ही ना, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कौन नहीं चाहेगा कि मेरा ट्रेड ज्यादा हो, कौन कंट्री है, सब चाहेगा, सब कंट्री चाहेगी। अभी इंडिया हम लोग तो खासकर एक्सपोर्ट को प्रमोट ही इतना कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात की अगर प्रेजेंट अगर आप सिचुएशन देखिए तो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस है, 0.6% ऑफ जीडीपी हम लोग का क्या है, मतलब कि एक्सपोर्ट जो एक्टिविटी हमारी वो ज्यादा है, और एक्सपोर्ट जितना बढ़ेगा इट इज गुड फॉर योर इकोनॉमी। अभी सरप्लस है 0.6% ऑफ योर जीडीपी। ठीक है, जबकि डेवलपिंग कंट्री में अगर मतलब 3% के अराउंड अगर डेफिसिट है करंट अकाउंट तो इट कैन बी एक्सेप्टेड, लेकिन एट प्रेजेंट जो है रिजर्व हमारे ऑल टाइम हाई है, जो फॉरेक्स रिजर्व ऑफिशियल रिजर्व, तो कौन कंट्री नहीं चाहेगा कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा वो बढ़े। अब इसमें एक्सपोर्ट जो है वो तो बढ़ ही रहा है, लेकिन आपने क्या किया, इंपोर्ट को भी कम किया। अब दो चीजें उसमें आती हैं, एक तो हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर दिए,
तो अब कैसे आप कीजिएगा इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट? तो इसका एक तरीका है, हाँ? एक तो हो गया कि एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगा। अब दूसरा इसमें एक और तरीका हो सकता है, जैसे इसको कहते भी हैं कि जैसे कि नो हाउ डोमेन। नो हाउ डोमेन का मतलब हुआ कि ऐसे गुड्स या सर्विसेज या टेक्नोलॉजी, है ना, गुड्स सर्विसेज या टेक्नोलॉजी जो आप अपने टेरिटोरी में अपने जानकारी से, या फिर जिसको आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप जो है वो एबल है ना, आप एबल्ड हैं, उसको इंपोर्ट मत कीजिए। ठीक है, उसको इंपोर्ट नहीं करना है। जैसे कि एज प्रोटेक्शन, हाँ ये पूछ रहे हैं कि आईपीआर जो है ये डब्ल्यूटीओ का फंक्शन जो है वो है कि नहीं है। अब इसमें ये जो बताया जा रहा है कि जैसे कि आपको ये कैपेसिटी बिल्डिंग ये एक्सक्लूसिव फंक्शन उसका नहीं है, लेकिन हाँ ये उसमें क्या कर सकता है, ये सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि इंपोर्ट जो है आपका, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, दूसरा है कि आपको अपने प्रोडक्ट या उसकी गुणवत्ता इतनी करनी है कि क्या करना है वो, कि वो दूसरे जो है कंट्री में आपका गुड्स जो है वो, तो उसमें आप एक्सपोर्ट को ये बढ़ा सकते हैं, और इंपोर्ट को यहाँ क्या किया जा रहा है, ये सब्स्टिट्यूट किया जाए। तो दो तरीका है, तो इससे क्या हो जाएगा आपका करंट अकाउंट। अभी प्रेजेंट में हम लोग जो इंपोर्ट जो है, कुछ इंपोर्ट जो है जैसे बेसिकली ऑयल्स का या अदर जो है, उसमें वो इंपोर्ट किए। दूसरी बात है कि आप लोग ये भी जान रहे हैं कि बहुत सारे प्रोग्राम जैसे चल रहे हैं, जैसे मेक इन इंडिया, जिसमें कि क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है ये ज्यादा, इस पे मैन्युफैक्चरिंग पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पे स्ट्रेस दे रहे हैं, और उस मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखिए। अब इसमें क्या है कि डिस्प्यूट, अब जाहिर सी बात है कि डिस्प्यूट होगा ही, ट्रेड कहीं भी है तो हर कंट्री चाहेगी कि मेरा क्या हो, कि मेरा ट्रेड जो है बेनिफिट, तो जो पॉलिसी भी वो लोग करेंगे या अपने यहाँ गवर्नमेंट जो भी स्कीम जो डालेगी वो किससे संबंधित डालेगी, कि मेरा जो है अपना ट्रेड जो है वो बेहतर, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा जो है ये सब। तो जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आप ज्यादा कीजिएगा तो भाई आउटसाइड जो प्रोडक्ट जो आ रहा है, जो आपका ट्रेड में जो गुड्स है वो कैसे होगा, उसको कैसे, तो यहीं पे डिस्प्यूट या किसी भी अदर, तो ये क्या करेगा, एक लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है ताकि इसको सेटल करेगा ये डिस्प्यूट्स को। ठीक है, नेक्स्ट मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज। अब जो आपके यहाँ जैसे अभी रिसेंटली हम लोग क्या पढ़े, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़े, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी उसमें क्या था, जैसे कि आपको हमारा टारगेट 2030 तक कितना करना है, 2 ट्रिलियन जो है वो केवल एक्सपोर्ट कर देना है ना। तो अब ये टारगेट्स जो है, तो आपको जो पॉलिसीज बनाते हैं ये रेगुलरली रिव्यूज द ट्रेड पॉलिसी ऑफ मेंबर कंट्री। जो 164 जो इसके मेंबर कंट्री हैं, इनका ये क्या करता है, ये रेगुलेट कर रहा है, और उनको एक गाइडलाइन भी दे रहा है कि जो आप जो अपने यहाँ की जो पॉलिसी बना रहे हैं विशेष तौर पे ट्रेड से संबंधित, वो कैसा हो, एक पॉलिसीज जो है या उसका एक रेगुलरली वो रिव्यू करते रह रहा है। क्लियर हो गया यहां तक। नेक्स्ट क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग। अब ये जो डेवलपिंग कंट्री है या जिनको ये लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो कह रहे हैं, उनको ट्रेड पॉलिसी इश्यूज या टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ये एक फंक्शन है, इसको बहुत ध्यान में रखिएगा कि जैसे जो भी उनको ट्रेड पॉलिसी इश्यूज से संबंधित टेक्निकल असिस्टेंस, टेक्निकल असिस्टेंस जैसे अभी हमने आपको क्या बताया कि आपको टेक्नोलॉजी के रूप में भी अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से स्टूडेंट गए जापान पढ़े, वहां से कोई तकनीक सीखे और फिर यहाँ और उसको आप क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं अपने यहाँ। तो अब इस तरह का अगर कोई असिस्टेंस भी चाहिए ताकि
जैसे कि अब आपको हम बताएं कि इंडिया में क्या था कि आपको एक्सपोर्ट करने के लिए भी इंपोर्ट करना पड़ता। जैसे आप बहुत सारी जो है टेक्नोलॉजी, तो हम लोग क्या कर रहे थे, बाहर से हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे, फिर उसके बाद से इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके जैसे यहाँ असेंबल किया कोई प्रोडक्ट, अगर हमारे पास मान लीजिए बनाना है कोई ये कैपिटल गुड से ही संबंध, उसके बाद से हम लोग उसको इंपोर्ट, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी। अब यहाँ भी ये वही कर रहा है कि जो लीस्ट डेवलप जो कंट्रीज हैं उनको ये क्या कर रहा है, ट्रेड पॉलिसी इश्यूज पे वो क्या कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, टेक्नोलॉजिकली असिस्टेंस आपको दे रहा है और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी दे रहा है। ये आपके डब्ल्यूटीओ के फंक्शंस हो गए। क्लियर है? देख लीजिए एक बार फिर से कि सबसे पहले ये क्या सुनिश्चित कर रहा है, ये सुनिश्चित कर रहा है कि जो मल्टीलैटरल जो आपका निगोशिएशंस है ये बने और इंप्लीमेंट भी हो, केवल थ्योरेटिकली नहीं, इंप्लीमेंट भी जो लोग कर रहे हैं। दूसरा कि एक आपको फोरम दे दिया, एक प्लेटफॉर्म दे दिया जहां पे आप क्या कर सकते हैं, निगोशिएट कर सकते हैं आपस में। फिर डिस्प्यूट से संबंधित कोई है तो वो आप रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं कि मॉनिटर कर रहे हैं आप नेशनल ट्रेड पॉलिसीज को। कहाँ की नेशनल ट्रेड पॉलिसी, हाँ, तो जितने मेंबर कंट्री हैं इनका जो नेशनल जो ट्रेड पॉलिसीज जो है ना उसमें भी, और फिर कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब कि इसमें ये क्या कर रहा है कि अब इसमें ये रेगुलेटरी व्यू, रेगुलरली रिव्यूज है ना, तो जब यहाँ पे ये क्या इसका फंक्शन हो गया एज ए रेगुलेट, मतलब कि रेगुलेटरी वे में रेगुलर जो रिव्यू करना, तो रिव्यू कौन करता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, एक रेगुलेट करता है उसमें। ऐसे ही यहाँ पे भी आप देखिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं कि जो आपकी नेशनल ट्रेड पॉलिसी जो है, तो आप इसमें एक बार फिर से फंक्शन देख लीजिए कि एडमिनिस्टर किया ट्रेड एग्रीमेंट को, फिर एक फोरम दिया ट्रेड निगोशिएशंस के बारे में, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कोई भी होगा तो उसमें क्या ये कर रहा है, लीगल और एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है ये दे रहा है, किस चीज के लिए, जो डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए। फिर फाइनली आगे ये जो है कैपेसिटी, ठीक है। चलिए अब है ये डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट। अब इसमें देखिए तो पहले क्या है कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, गैट्स आप लोग को पता भी होगा ये, हाँ यही गैट्स जो है ये हम स्टार्ट में ही बताए, हम स्टार्ट में ही हमने बताया यही गैट जो, तो अब इसमें सर्विसेज क्या हुआ, इसमें ऐड कर दिया गया, तो अब उसके बाद से ये क्या हो गया, ये डब्ल्यू। तो अब ये क्या कर रहा है कि ये डील्स विथ ट्रेड इन गुड्स, फिर क्या, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रेड इन सर्विसेज डील्स विथ आईपीआर, ये जो ट्रिप्स है यही ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ आईपीआर जो है डील्स विथ आईपीआर। यहीं पे जो है अभी इनका जो क्वेश्चन था कि क्या डब्ल्यूटीओ जो है ये इनका एक्सक्लूसिव जो है, एक क्वेश्चन ये पूछे थे कि ये प्रोटेक्शन ऑफ आईपीआर जो है कम्स अंडर फंक्शन ऑफ डब्ल्यूटीओ, तो ये जो है ये एक्सक्लूसिव फंक्शन वो नहीं कहा जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका आईपीआर है तो यही ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। फिर क्या है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स जो है डील्स विद इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड, कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट से संबंधित जो है, जैसे कि आप ऐसे समझिए कि आप लोग देखते भी होंगे कि कैपिटल मार्केट अगर है तो उसमें एफआईआईज या एफपीआईज जो है वो क्या करते हैं, वो इन्वेस्ट किए, और जब भी उनका अपना एक पर्पस जो है वो फुलफिल हो गया देन दे विड्रॉ देयर अमाउंट, तो इट विल डायरेक्टली अफेक्ट टू योर एंटायर मार्केट, है ना, तो ये मार्केट को क्या करता है अफेक्ट। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि अब ये कोई मान लीजिए कोई प्रैक्टिसेस में बना ले, तो प्रैक्टिसेस में बना लेगा तो ये डायरेक्टली क्या कर रहा है कि ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, बैडली अफेक्ट कर रहा है उस मार्केट को। तो जैसे उस पर कोई टॉबिन टैक्स जैसे लगा देते हैं हम लोग उस पर, क्यों उसमें टॉबिन टैक्स या फिर अदर जो टैक्सेस जो है, तो यहाँ पे इस चीज को समझने की जरूरत है कि इन्वेस्टमेंट से संबंधित जो है कोई भी रिलेटेड मेजर जो है ये भी आप क्या करता है, ये मेजर्स जो है ये एग्रीमेंट, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो है ये एग्रीमेंट्स हैं। फिर उससे क्या है, एग्रीकल्चर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, फोकसेस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। अभी जो है रिसेंटली एक आपका जो है फरवरी में
ये लेटेस्ट जो है इसका एक राउंड भी हुआ है। और इनकी जो मीटिंग्स होती है उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि राउंड्स बोलते हैं, जैसे कि दोहा एग्रीमेंट जो हुआ था, दोहा राउंड, या फिर उसमें अब उसमें बहुत फुल्ली अभी तक इम्प्लीमेंटेड उसमें नहीं हुआ, बहुत कुछ उसके पोर्शन जो है वो इम्प्लीमेंट हुए हैं। ऐसे ही क्या है कि सब्सिडरीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स। काउंटर वेलिंग मेजर्स क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप शुगर जो है इंपोर्ट कर रहे हैं किसी कंट्री से, और उसके ऊपर जो है आप क्या करें, उसके काउंटर जो है एक ड्यूटी जो है लगा, काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी उसको कहते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि सब्सिडी अगर दिया जाए, तो अब ये किसको रेगुलेट्स करेगा, सब्सिडी को, अलाउ कंट्रीज टू टेक एक्शन अगेंस्ट सब्सिडीज, है ना। सब्सिडी क्या होता है, समझ में आ रहा है सब्सिडी, जैसे आप लोग इसमें ही पढ़े थे नेशनल इनकम में भी, क्या ट्रांसफर पेमेंट जिसको कहते हैं। तो जो सब्सिडी है कि कई जगह जो है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया या कुछ ऐसे इसेंशियल गुड्स हैं, तो उसपे क्या एक सपोर्ट की जरूरत होती है ना। उसमें जैसे कि वो प्राइस जो है, अगर मान लीजिए कि कोई एक कंट्री है, अब लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, अब वो जो है एक उसको हाई प्राइस पे अगर इसेंशियल कमोडिटी को आप दीजिएगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए वो मतलब उसके ट्रेड को वो क्या कर सकता है, वो मतलब प्रभावित कर सकता है। इसीलिए एक यूजेज ऑफ सब्सिडी जो है इसकी भी जरूरत जो है वो पड़ी। ठीक है, चलिए हो गया, इसको आगे चले नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो अब क्या हो गया एग्रीमेंट, तो एक तो आपका यही गैट वाला जो था आपका, यही कैसे हो गया, ये गुड्स से किस में आ गया, ये डब्ल्यूटीओ बना तो उसमें सर्विसेज भी आ गया। फिर उसके बाद से ये क्या, ये जो सर्विसेज है, ट्रेड्स एंड सर्विसेज, ट्रेड इन सर्विसेज। फिर ट्रिप्स जो हो गया आपका, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ आईपीआर जो है, ये केवल ट्रेड रिलेटेड जो भी आपका जैसे आईपीआर है इसमें ये डील कर रहा है। फिर ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स पे, ठीक है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो है आपका, अगला जो नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है इनका, हाँ तीन तरह का होता है, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और आपका ये सब्सिडी में ही है उसमें अंबर बॉक्स उसमें जैसे कि बोलते हैं, है ना। तो अब इस तरह के ये जो है ब्लू बॉक्स सब्सिडी जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें जैसे कि डोमेस्टिक सपोर्ट जैसे एग्रीकल्चर में उसमें, तो अब इसमें नो लिमिट ऑन एक्सपेंड ऑन ब्लू बॉक्स सब्सिडीज जो होता है, ठीक है। और ग्रीन बॉक्स अंबर बॉक्स है, तो ग्रीन बॉक्स डिफाइन करेगा ये एग्रीकल्चरल एग्रीमेंट से एनेक्सेस, ठीक है। एक तरह से एग्जेम्पशन हो गया ये, जितने आपके ये सब्सिडीज और प्रोडक्शन जो है वो एग्जेम्पशन ऑन ऑन सब्सिडी और डोमेस्टिक सपोर्ट। शिशिर कुमार पूछ रहे हैं एग्जाम्पशन ऑन सब्सिडी एंड डोमेस्टिक सपोर्ट, ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए अब इसमें जो है एक दोहा डेवलपमेंट राउंड जो है ये, अच्छा दूसरी बात की, ये मराकेश एग्रीमेंट जो था इसके तहत जो डब्ल्यूटीओ का जो है आपका ये मराकेश एग्रीमेंट उसको बोलते हैं। और ब्रेटन वुड ट्विंस में कौन ये आ जाएंगे बताइए, जिसमें ये वर्ल्ड बैंक वगैरह ये जो होते थे, ये इंटरनेशनल ये सब, हाँ जितने ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये सब स्टेब्लिश हुए। हाँ तो अब ये 95 में आया, इसलिए डब्ल्यूटीओ को लेके वहां से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। डब्ल्यूटीओ के पहले किया था ट्रेड से संबंधित, वो गैट्स था, जनरल हाँ एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड्स। हाँ क्या पूछ रहे हैं, हाँ ऑल क्लियर क्या हो गया, ऑल क्लियर, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, अंबर बॉक्स, ठीक, ये सब्सिडी हो जाती है। अब ये क्या है कि लॉन्च्ड इन 2001 इन दोहा कतर,
aimed at achieving major reform of the international trading system through the introduction of lower trade barriers and revised trade rules. ये क्या है? lower trade barriers and revised trade rules. ठीक है, ट्रेड रूल्स को क्या किया गया? रिवाइज किया गया। और यहाँ ट्रेड बैरियर्स को क्या किया गया? ये लो। ठीक है, और किस पे फोकस किया गया? कि ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स जो है डेवलपिंग कंट्रीज के वो इंप्रूव हो। ठीक है, किस पे फोकस करना है? इंप्रूविंग ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज, है ना। मतलब कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनमें व्यापार को कैसे ये बढ़ावा दिया जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर, गुड। फिजिकली क्लास में आना था तब ना कॉन्सेप्ट और क्लियर होता। हाँ, ठीक है। नहीं ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन से इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है ना कि सब्जेक्ट समझ रहे हैं कि नहीं। ऑनलाइन में है तो वही से भी है? हाँ, नहीं उसमें जैसे ना कि कुछ जो नोट लिखने वाला जो चीज है वो नहीं होता है। क्या चल रहा है इसमें कि थोड़ा साथ साथ लिखते भी चलिएगा कुछ पॉइंट। हाँ, दूसरी बात एक और क्या इसमें है कि कोई क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि कोई कर रहा है तो क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो कई बार है कि आपके दिमाग में वो नहीं है उनका क्वेश्चन, इससे भी वो क्लैरिटी है। तो जैसे नहीं बोलते हैं कि WTO क्या है? कि फोरम ऑफ निगोशिएशंस, अभी पढ़े ना। इसी तरह ये एक प्लेटफॉर्म और एक फोरम है। जैसे कई बार आप सोचे कि ये क्वेश्चन हमको पूछना चाहिए था, पता नहीं पूछे कि क्या, तब तक कोई दूसरा वाला पूछ दिया। तो एक इस जब भी आप एक समूह में पढ़ते हैं तो उसमें एक इसका एक एडवांटेज होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि एक फोरम ऑफ निगोशिएशन है, अब एक फोरम दे दिया गया तो मान लीजिए कि कोई इंडिया और जापान को लेके कोई इश्यू है, ट्रेड को लेके। इसी समय जो फ्रांस और इटली उसके भी दिमाग में आ गया कि भाई इन लोग का अगर है हो सकता है हमारे साथ भी हो इस तरह की समस्या। आई बात समझ में? तो पहले से तैयार रहना चाहिए। ऐसे ही जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो इसमें क्या करना है? इसके ट्रेड प्रोस्पेक्ट को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, अब ये क्या है? द राउंड हैज फेस्ड सिग्निफिकेंट, बहुत सारी चुनौतियां थी इसमें, एंड इज येट टू बी कंक्लूडेड। मतलब अभी भी जो दोहा राउंड में जो डिस्कशन में जो निर्णय लिए गए या फिर जहां तक हम लोग जो पहुंचे उसको भी अभी भी बहुत इसमें क्या करना है कि ये कंक्लूड करना बाकी है। चलें फिर आगे नेक्स्ट। अब आ जाइए, इंपॉर्टेंट है हम लोग के संदर्भ में क्या है। तो इंडिया की जहां तक बात है तो एक एक्टिव मेंबर जो है ये शुरू से रहा और प्लेड ए वेरी की रोल इन नेगोशिएशन, स्पेशली इन द एरिया। शुरू में ही हम लोग फाउंडिंग मेंबर हैं, मतलब 1 जनवरी 1995 से ही। हम लोग इसके पहले भी थे। एग्रीकल्चर एंड IPR, ये जो एरिया है एग्रीकल्चर और IPR जो है इससे हम लोग जो है क्या किया। और इंडियाज कंसर्न ऑफन रिवॉल्व अराउंड प्रोटेक्टिंग इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। जाहिर सी बात है कि हम लोग का जो है एक डोमेस्टिक इंडस्ट्री को एग्रीकल्चरल सब्सिडी एंड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। इसमें क्यों WTO की भी जरूरत पड़ी? जैसे कि आप वर्ल्ड का भी जब आप मैप देखिएगा ना तो उसमें बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहां एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट नहीं है। और बेसिक नीड्स में सबसे जरूरी क्या होता है आपका? बिना खाए तो आप नहीं रह सकते। अब इंडिया जैसी कंट्री जो क्या क्या है, जैसे जहाँ कृषि जो है इसकी भरमार आप समझिए, या हमारा जो प्रोडक्शन जो है जैसे फूड ग्रेन्स के संबंध में अगर देखिए तो सरप्लस प्रोडक्शन। हाँ, तभी तुम लोग, अब हम लोग क्या करें कि मान लीजिए कि हम एक बैरियर लगा दें कि नहीं कुछ भी जाए हम दुनिया को नहीं देंगे अनाज, तो ये नहीं हो सकता है। तो अब कैसे एग्रीकल्चर जो है, तो अब इसमें है कि ठीक है हम दिए तो हमारा क्या फायदा हुआ, मेरा क्या बेनिफिट हुआ। तो आपको ये इसमें एक प्लेटफॉर्म या यहाँ पे निगोशिएट कर सकते हैं कि ठीक है कि हम ये एग्रीकल्चर या इससे संबंधित जो है इस प्रोडक्ट में दें तो हमको भी रिजर्व और टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं से एक सपोर्ट मिले। ये क्या हो गया? ये अपनी बात रखना, इसी को निगोशिएशन कहते हैं। निगोशिएशन ऐसा थोड़ी है कि कोई लड़ाई झगड़ा यहाँ पे हो रहा है। भाई हमारे पास एक सरप्लस है, आपके पास दूसरा चीज सरप्लस है,
तो जब सरप्लस है तब इसमें क्या कीजिए कि हमने आपको इसमें मदद किया और आप हमको जो है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड। और एग्रीकल्चरल सब्सिडी ये तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जो है एग्रीकल्चर क्या हो गया, एग्रीकल्चर एक ऐसी एक्टिविटी है, इसको प्राइमरी एक्टिविटी में भी कहते हैं, और इसके बगैर जो है, फूड के बगैर तो कुछ होगा ही नहीं। तो अब अगर ये टैरिफ, या फिर ऐसे ही नेचुरल रिसोर्सेज में आप देखिए कि आप नदियों का पानी देखते होंगे या समुद्र का भी है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहा है, अब एक कंट्री वहीं पे बैरियर लगा दे कि नहीं साहब जो हम वहां पे जो है नहीं आ रहे, ऐसा नहीं हो सकता है, तो वो एक अलग डिस्प्यूट हो गया। क्रिटिसिजम्स क्या है, अब ऐसा नहीं है कि इसके साथ जो है कोई क्रिटिसिज्म जो है वो नहीं रहा। अब क्रिटिसिज्म में ये रहा कि जाहिर सी बात है कि डोमिनेंस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जितने विकसित हैं, ये हमेशा जो है ये डब्ल्यूटीओ को ये कहते हैं कि ये अपने मतलब इंटरेस्ट के लिए कि आप मेरा जो है जो उनके लिए पॉलिसी होता है या फिर उस तरह से, तो उसमें क्या है, इनका एक इन्फ्लुएंस रहता है डेवलप्ड नेशन, जैसे कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स। तो इनका क्या है कि डेवलपिंग कंट्रीज ऑफन, तो जो विकसित जो विकासशील देश है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, ये हमेशा ये आर्गुमेंट करते हैं कि डब्ल्यूटीओ सर्व्स इंटरेस्ट ऑफ डेवलप्ड नेशन, जो डेवलप्ड नेशंस है ना। और इसमें बहुत हद तक अगर आप देखिएगा तो इस बात में व्यवहारिक सच्चाई भी है। हाँ हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स का अभी ये जो है व्यवहारिक पक्ष भी है कि क्या, कि जितने जो आपके विकसित जो है ये राष्ट्र होते हैं, उनका अपना इंटरेस्ट जो है उसको जो है ये फुलफिल करता है, उसमें डब्ल्यूटीओ क्या है वही वो सर्व कर रहा है। फिर क्या है कि इम्पैक्ट ऑन सॉवरेनिटी, इम्पैक्ट ऑफ सॉवरेनिटी का मतलब ये हो गया कि कुछ ये कहते हैं कि डब्ल्यूटीओ अंडरमाइंस नेशनल सॉवरेनिटी बाय इन्फोर्सिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट। सॉवरेनिटी क्या होता है बताइए तो, कि आप अपने किसी भी निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र है, दैट यू आर इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस, है ना। हाँ, वही संप्रभुता जो आप पढ़े हैं। तो अब इसमें बाह्य कोई जो एजेंसी है, एक्सटर्नल को, हाँ हाँ, आप स्वतंत्र हैं, आपकी अपनी जो अथॉरिटी है। और वहां पे ये क्या बताया जा रहा है कि बाहर से मतलब एक्सटर्नल एजेंसी जो है उनके प्रभाव में आप नहीं थे। तो एक ये भी क्रिटिसिज्म है कि अगर आप मान लीजिए कि एक दबाव देते हैं कि आप ट्रेड से संबंधित कोई भी नीतिगत फैसला जब आप कर रहे हैं तो आप ऐसा करें, तो इसमें आप जो नेशनल सॉवरेनिटी है, जो संप्रभुता है, उसके अगेंस्ट भी ये भी एक उसकी क्रिटिसिज्म में ये आता है। इम्पैक्ट ऑन सॉवरेनिटी, सम आर्ग्यू दैट द डब्ल्यूटीओ अंडरमाइंस नेशनल सॉवरेनिटी बाय इन्फोर्सिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट, कि ये जो एग्रीमेंट्स है आपके ऊपर क्या कर रहा है वो इन्फोर्स करके। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट और लेबर से संबंधित है। हाँ 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 हाँ, जैसे कि आप ऐसे समझिए कि कोई एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है जो आपके शहर में खुल गया, तो अब जो लोकल जो लोग होते हैं या फिर वहां के, उनका कुछ ना कुछ डोमिनेशन तो होगा ही। हाँ, अगर फिजिकल जो है वहाँ पे फिजिकली या ज्योग्राफिकली वहाँ पे लोकेट है, ऐसे ही जैसे वर्ल्ड बैंक के बारे में भी कहा जाता है। हाँ हाँ, तो अब लेकिन जिनेवा में भी है, तो आप चलाने के लिए कोई फंड्स वगैरह इसकी जरूरत पड़ेगी ना, तो आपके हिसाब से जो है चलेगा। तो अब इसमें क्या है, इंटरेस्ट ऑफ डेवलप्ड नेशन, इम्पैक्ट ऑफ सॉवरेनिटी, क्लियर है। इन्वायरमेंट एंड लेबर, द डब्ल्यूटीओ हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर नॉट एडिक्वेटली एड्रेसिंग इन्वायरमेंट एंड लेबर स्टैंडर्ड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष जो है, जो एक इनके क्रिटिसिज्म का है, जो आज के परिवेश में अगर देखिएगा, मतलब आज के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये बहुत ज्यादा जो है इन्वायरमेंट और लेबर जो है। Sovereignty means that you are free to take your own decisions. Can very good.
ठीक है, चलिए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष है जिसको यहाँ पे अनदेखा जो है ये किया जाता है। WTO has been criticized for not adequately addressing environmental and labor standards, है ना। और लेबर से संबंधित एक और ऑर्गेनाइजेशन आप लोग प्रॉब्ली जानते होंगे, ILO, इंटरनेशनल लेबर, जैसे फ्री मूवमेंट ऑफ, अगर मान लीजिए कि आपको काम करना है, आप इस कंट्री से दूसरे कंट्री में गए, दूसरे से तीसरे में गए, ठीक है, तो ये क्या है, अब इस पे अब आपकी जो इंटरेस्ट है या उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा, इसके लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ी। हाँ, ये सब ऑर्गेनाइजेशन बस नाम क्या नहीं, नहीं, ये कुवैत वाला जो इशू है उसको ये बता रहा है, इसीलिए इनको लेके एक क्रिटिसिज्म भी होता है कि थ्योरेटिकली तो ठीक है, जैसे कोविड के टाइम में ही आप देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर और भी, जैसे कि अब वैक्सीन को ये बता रहे हैं कि वैक्सीन, मान लीजिए कि अगर डेवलप्ड नेशन ये कह रहे हैं कि हम वैक्सीन बना लिए और इसको हम ट्रेड इसका करेंगे, क्योंकि ये क्या, ये हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है, ठीक है, कि हमने टेक्नोलॉजी काफी महंगी होती है या फिर हम इसको जो है ट्रेड करेंगे। तो जैसे ही जब आपने कहा कि हम ट्रेड करेंगे या व्यापार और इन सब चीजों में, तो अब आपका कहीं ना कहीं ये तो आ गया ना कि भाई ह्यूमैनिटेरियन जो ग्राउंड हमारा एक है ना, कि आप उसमें क्या है कि एक मानवता के, आप एक जन कल्याण जो है जिसको आपको करना, तो अब आप कैसे करेंगे, इसीलिए इन ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसे समय में ये एक क्रिटिसिज्म भी देखना पड़ा, एक झेलना पड़ा। जैसा कि अभी हमने आपको क्या बताया कि डोमिनेंस ऑफ डेवलप्ड नेशन, तो डोमिनेंस ऑफ डेवलप्ड नेशन का मतलब हो गया कि ये डेवलपिंग नेशन ये कहते हैं कि ये जो जितने डेवलप्ड नेशन है ये अपने हिसाब से क्या करते हैं कि ये पॉलिसीज में या उतना इन्फ्लुएंस, ताकि उनका ट्रेड जो है वो क्या हो, वो बेहतर हो, ठीक है, क्रिटिसिज्म ये हो गया। अब WTO रिफॉर्म्स क्या है, जैसे कि अब इसमें रिसेंट डेवलपमेंट अगर आप ये देखिएगा, अब इसमें आप देखिएगा कि देयर इज एन ऑनगोइंग डिस्कशन अबाउट रिफॉर्मिंग द WTO टू एड्रेस कंटेम्पररी ट्रेड चैलेंजेस। COVID-19 पैंडेमिक देखिए, the WTO played a role in discussions about vaccine distribution and trade in essential goods। जाहिर सी बात है कि इसमें इसका एक काफी इंपॉर्टेंट एक भूमिका थी। और डिस्प्यूट से रिलेट जो भी रिजॉल्व करना है तो एक अपीलेट बॉडी है जो कि क्रूशियल है किस चीज के लिए, तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए। और ये क्राइसिस जो है ये फेस कर रहा है, क्यों, ब्लॉकिंग अपॉइंटमेंट्स ऑफ सर्टेन मेंबर कंट्रीज, ठीक है। अब देखिए रिसेंट क्या क्या ये एक अभी इसमें डेवलपमेंट आया, तो रिसेंट डेवलपमेंट में ये हमने ये बताया कि रिफॉर्म्स की तरफ चल रहा है, और कोविड पैंडेमिक के टाइम में भी इसका एक काफी इंपॉर्टेंट ये एक रोल था, ठीक है। और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्राइसिस जो है, अब इसी में ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन जो है, आप लोग ये एक देखे होंगे, क्यों ये 23 में ये आया, इसका बिकॉज पोस्ट पैंडेमिक इफेक्ट था। तो पोस्ट पैंडेमिक इफेक्ट क्या था कि एक आपका सप्लाई चेन जो है वो क्या हो गया, वो आपका अवरुद्ध हो गया था। सप्लाई चेन कैसे अवरुद्ध हो गया था, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, कोविड में उसके चपेट में पूरी दुनिया थी। और दूसरे तरफ क्या था कि जाहिर सी बात है कि जो कंजम्पशन और डिमांड जो है वो भी धीरे धीरे आपका ये कम होता चला गया। हाँ सही है। हाँ, WTO इसलिए भी क्रिटिसाइज होता है कि ये फ्री ट्रेड जो है ये ओवर जो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स और MNCs का जो है ये कह रहा है कि MNCs जो है उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो MNCs का इन्फ्लुएंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो डेवलप्ड नेशन है वो मोर और लेस क्या आप कहिए कि वो पूरे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आप लोग पढ़े भी हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, whom to produce, ये कौन तय कर रहा है, ये सर्टेन जो है कुछ इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन जो है
वो तय कर रहे हैं, और क्योंकि वो तय कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है दैट दे आर लुकिंग फॉर देयर प्रॉफिटेबिलिटी, है ना, वो केवल प्रॉफिटेबिलिटी एस्पेक्ट में देखेंगे। और आप क्या हैं, आपके यहाँ जो एक, हाँ हम लोग चूंकि अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमी में है, हम केवल प्रॉफिटेबिलिटी एस्पेक्ट नहीं देख सकते, हमको एक वेलफेयर जो है ये भी देखना है। तो इसलिए ऐसा माना गया कि ये जो एमएनसीज जो होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर टीएनसी कहिए, ट्रांसनेशनल कंपनीज जिनको कहते हैं, मतलब अलग अलग कॉन्टिनेंट में उसको टीएनसी बोला जाएगा। मल्टीनेशनल का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि अगर एक एशिया अगर है तो एशिया में ही अगर 5 अलग अलग नेशंस में अगर है तो उसको मल्टीनेशनल बोलेंगे। और ट्रांसनेशनल का मतलब है कि उसका प्रेजेंस एशिया में भी है, यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है ना, आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो वो काफी बड़ी वो कंपनीज हो गई। तो अब जैसे जैसे आपका टाटा ग्रुप है वो टीएनसी में आएगा, है ना। तो अब जितने ये ट्रांसनेशनल कंपनीज हो गई, अब इनका ये है कि अपने प्रॉफिटेबिलिटी के लिए दैट दे आर गोइंग टू डोमिनेट द। अभी के तो WTO हैज फोरकास्टेड ए शार्प स्लो डाउन, ये फोरकास्ट किया था इन ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ फॉर 2023। दिस इज ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स। एक क्या हो गया आपका, क्या क्या फैक्टर्स थे, हाई इन्फ्लेशन, ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल टेंशन। क्या मतलब हो गया इसका, मतलब जैसे रसिया यूक्रेन, हाँ रसिया यूक्रेन हो गया, उधर आपका हो गया जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हाँ इजराइल हो गया इधर जो, और आपका एक ईरान कह लीजिए, हालांकि ये खुल के अभी ये लोग नहीं आए हैं, मतलब वो एक, हाँ हाँ ये भी, और भी बहुत सारे जो है, मतलब मिडिल ईस्ट में ये जो आपका टेंशन हो गया, या फिर इसको ये क्या कहा था कि अब इसमें क्या है कि मल्टीपल फैक्टर्स, हाई इन्फ्लेशन, एक तो इन्फ्लेशन ये बढ़ा, और पर्टिकुलरली द वॉर इन यूक्रेन एंड इकोनॉमिक स्लोडाउन इन मेजर इकोनॉमी सच एज यूएस, यूरोप, यूरोप, चाइना, and these challenges are expected to significantly impact import demands and trade volume globally. चलिए अब है रीग्लोबलाइजेशन रिपोर्ट। ग्लोबलाइजेशन किसको कहते हैं, वैश्विक स्तर पे, मतलब ये हुआ कि इट इज लाइक इंटीग्रेशन, है ना। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो गया, जैसे कि एक काफी फेमस भी इसमें एक बुक भी है बहुत पॉपुलर, जैसे द वर्ल्ड इज फ्लैट करके, है ना, या ऐसे ही आप इसको दैट वी आर लिविंग इन ए ग्लोबल विलेज, है ना। तो अब है कि कल्चरली आप क्या हो गए, इंटीग्रेट हो गए, एक कल्चरल भी एक वो एक अलग एस्पेक्ट है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कि अब आप जैसे ट्रेड ब्लॉक बनाए, एक ट्रेड ब्लॉक दूसरे ट्रेड ब्लॉक से क्या कर रहा है, वो व्यापार जो है वो कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपका जैसे कि आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं दूसरे यूनिवर्सिटीज, फॉरेन यूनिवर्सिटीज, कुछ लोग काम करने ये जा रहे हैं, तो धीरे धीरे ये क्या हो गया कि दैट योर ट्रेड एक्सपोजर इज ग्रेटिंग। अगर हम केवल इकोनॉमिक और ये ट्रेड से ही संबंधित अगर मतलब अपने को सीमित करके हम बात करें, तो इकोनॉमिकली आप क्या किए, इंटीग्रेट किए, ठीक है। जाहिर सी बात एक सोशल इंटरेक्शन होगा तो एक सोशल इंटीग्रेशन भी हो रहा है, कल्चरल भी एक चेंजेस आएगा, है ना, है इंटेलेक्चुअल तो होगा ही। इंटेलेक्चुअल जैसे, इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या है, जैसे ही दो लोग इंटरेक्ट हुए इंटेलेक्चुअल जो है वो होगा एक्सचेंज। भाई आप इतना ही पूछेंगे कि आपका नाम क्या, आप क्या करते हैं, तो यही तो है ना बुद्धिमत्ता कि भाई वैसे ही कहिएगा भाई इनको देखो बात करने का एक तरीका नहीं है, या बात करने का इनका तरीका बहुत अच्छा है, हाँ इनोवेशन आपके हो गए, है ना, साइंटिफिक डेवलपमेंट हो गया। तो ये अब ये बात आ रही है कि फिर से इसको ग्लोबलाइज कैसे किया जाए। तो द WTO 2023 वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट आपका एस्पेक्ट है, ये पूछा भी गया है। WTO का एक जो है, हाँ यूनिफिकेशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट टू इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है।
तो अब क्या है कि WTO का एक ये जो है एक ट्रेड रिपोर्ट आपका आया 2023 में। ठीक है, और ये जो है ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेंस का तो ये तो टॉपिक ही मेंस है, मतलब वो तो पूछना ही पूछना है। लेकिन ये जो है जो 2023 में ये जो रिपोर्ट आई है ना, ये जो रिपोर्ट है वो ये सबसे लेटेस्ट आपका ये है आपका रीग्लोबलाइजेशन फॉर सिक्योर रीग्लोबलाइजेशन फॉर सिक्योर इंक्लूसिव, इसको लिख लीजिए आप लोग, रीग्लोबलाइजेशन फॉर सिक्योर इंक्लूसिव and sustainable future। क्या पूछ रहे हैं? एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, है ना। ये जो है ना ये एक वर्ल्ड ट्रेड का रिपोर्ट आया आपका, रीग्लोबलाइजेशन फॉर सिक्योर एंड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। यही पूछेगा कि ये जो रिपोर्ट है ये किसका आपका है। सबसे लेटेस्ट जो है ये आप लोग के प्रीलिम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात कि ये क्योंकि सबसे लेटेस्ट है तो ग्लोबलाइजेशन को जैसा कि आप लोग जानते भी हैं ये क्या है, यूनिफिकेशन of domestic market to इंटरनेशनल मार्केट या ग्लोबल मार्केट। क्लियर हो गया यहां तक। दूसरी बात कि आप और इस चीज को समझिए, यूनिफिकेशन या फिर इसको आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कि WTO 2023 World Trade Report emphasizes the concept of reglobalization as a necessary path forward. The report suggests that reglobalization can enhance security, reduce inequality, and address environmental challenges by integrating। यही आ गया वर्ड इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग मतलब कि उसका क्या किया गया, एकीकरण कर दिया गया। ठीक है, यूनिफाई किया गया। और इंटीग्रेटिंग मोर कंट्रीज एंड कम्युनिटीज इनटू ग्लोबल इकोनॉमी। तो यही जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो हम कह रहे हैं ना कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, तो अब एक ट्रेड आपको एक फोरम दिया गया, इसके साथ साथ कि वो सारी चीजें जो हैं जैसे गुड्स या सर्विसेज के तौर पे आप क्या किए कि एक पूरा दुनिया जो, इसलिए कहते हैं ना कि वी आर लिविंग इन ए ग्लोबल विलेज। हाँ, हम लोग एक वैश्विक गांव में ये रह रहा है। तो ये एक एफर्ट मतलब एक प्रयास किया गया इस रिपोर्ट के तहत, WTO का जो वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में क्या है, रीग्लोबलाइजेशन फॉर सिक्योर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। ये आपको आप मान लीजिए कि ये क्वेश्चन जो है ये सीधे ऐसे पूछा जा सकता है, ये बहुत रिसेंट जो है रिपोर्ट। जैसे बीपीएससी में यही पूछ दिया कि भाई उसका क्या एक एम था या उस रिपोर्ट का क्या थीम था। हा? कौन सा, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। तो अब पूरा जो है इनका क्या है, एक बार फिर से मैं आपको बता ही देता है, रीग्लोबलाइजेशन फॉर सिक्योर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। अब इसमें कि इन्वायरमेंटल चैलेंजेस अब ज्यादा जो है क्या हो रहा है आजकल,
पर्यावरण या इससे संबंधित जो चुनौतियां हैं, और इंटीग्रेट कैसे आप कर रहे हैं मोर कंट्रीज को कम्युनिटीज ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी. दिस अप्रोच एम्स टू काउंटरैक्ट द recent trends towards economic fragmentation, which the WTO argues could stifle global growth and development. ठीक है, कौन सा ये? हाँ, ये ग्लोबलाइजेशन को है, क्या होता है यूनिफिकेशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट टू इंटरनेशनल मार्केट, या इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है उसको लेकर. ठीक है, अब देखिए ये भी एक रिसेंट जो है ये एक डेवलपमेंट है आपका, यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर टैक्स है ना. अब ये कार्बन बॉर्डर एक जो है एक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म था जो कि आपका ये, और ये मैकेनिज्म क्यों डिजाइन किया गया है, तो इक्वलाइज कार्बन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्बन कॉस्ट ऑफ, ये हो गया आपका कार्बन कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स. अब जैसे पहले आप लोग पढ़े होंगे क्योटो प्रोटोकॉल है ना, तो अब उसमें क्या है कि जैसे कि अब उसमें एक ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन था और एक क्या था आपका सीडीएम जिसको बोलते हैं. तो ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन किसके लिए था आपका, वो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए. अब इसमें ये देखिए ये क्या है कि मैकेनिज्म क्या है, इक्वलाइज कार्बन कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स बोथ इनसाइड और आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन बाय इम्पोजिंग ए कार्बन टैक्स ऑन किसके ऊपर, imports of carbon intensive goods. This policy is expected to have significant implications for global supply chain, particularly affecting industries such as steel, सीमेंट और एल्यूमिनियम. ये किस इंडस्ट्री से संबंधित है, ये पहला तो एक क्वेश्चन है कि इसका जो है ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है ये क्या है, किस, ये यूरोपियन यूनियन से, ध्यान दीजिएगा. हाँ, इन्वायरमेंट रिलेटेड हो गया. हाँ, कार्बन कॉस्ट जो है ये प्रोड्यूसर जो है इनसाइड और आउटसाइड दोनों जो है इस पे ध्यान दे. और ये क्वेश्चंस, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन रहा है ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स के लेवल पे भी और मेंस के लेवल पे भी. और ये जैसे ये पूछ दे सकता है कि इट इज एप्लीकेबल फॉर एवर, ये यूरोपियन यूनियंस का है, ये ध्यान दीजिएगा. ठीक है, चला जाएगा. हाँ सही है. तो अब आप अगर सही देखिए ना, तो जितने ये डेवलप्ड नेशंस हैं, ये डेवलप्ड नेशन जो है ये ज्यादा से ज्यादा जो है कार्बन एमिशन कर. हाँ, और अगर पोल्यूशन वगैरह इसमें भी देखिएगा तो इसमें भी उन्हीं जो है का ज्यादा से ज्यादा जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, चला जाएगा. ये मतलब काफी रिसेंट डेवलपमेंट है ना, इसलिए हाँ 20. अब देखिए, अब इसमें है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है ये जो पूछे जा रहे हैं, ये आप लोग का, इसको आप लोग कोशिश कीजिएगा लिख के लाने के लिए, फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में आप लोग को. अब ये क्वेश्चन देखिए कि अब क्या है कि डिस्कस द रोल ऑफ द WTO इन ग्लोबल ट्रेड. ये क्वेश्चन जरूर आप लोग ट्राई कीजिए, ये मतलब सब्जेक्टिव जो है. अब देखिए ये जो चैप्टर है आपका WTO ना, ये दोनों में आपको जो है ये मदद करेगा. किसमें, जो आप लोग जैसे जो GS पेपर 1 ये जो होता है ना, इसमें इंटरनेशनल रिलेशन, और फिर उसके बाद से इकोनॉमिक्स वाला जो पेपर 3, तो जो सॉरी ये जो GS पेपर 2 आपका जो हो गया इंटरनेशनल रिलेशन, और ये जो आपका पॉलिटी जिसमें रहता है पोर्शन,
पेपर 1 तो आपका वो हिस्ट्री और सोशल वाला हो गया, सोशल इश्यूज और जो सोशियोलॉजी वाला है। तो जो पेपर 2 जो IR जिसमें आप लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है। तो ये इंटरनेशनल पॉलिटी से भी रिलेटेड हो गया और इंटरनेशनल इकोनॉमी से भी आपका जो है ये रिलेटेड। अब क्वेश्चन क्या है कि डिस्कस द रोल द WTO इन ग्लोबल ट्रेड। ये क्लियर है यहां तक, ये तो कर क्वेश्चन। एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डेवलपिंग कंट्रीज, analyze the challenges faced by the WTO in the current global trade environment। ये आपका किससे हो गया, ये आपका ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे ये क्वेश्चन जो इंटरनेशनल रिलेशंस में। अब जाहिर सी बात है इसमें क्या लिखिएगा अगर आंसर लिखना है आपको, तो एक तो ग्लोबल ट्रेड में इसका क्या क्या इसकी भूमिका है। तो WTO का जो फंक्शंस जो आपने पढ़ा वो क्या है कि एडमिनिस्टर करना, किस चीज को एडमिनिस्टर करना। फिर उसके बाद से एक फोरम हमने क्या दिया, ट्रेड फोरम, जिसपे कि निगोशिएशंस का एक प्लेटफॉर्म जो है वो आया। इसके साथ साथ जो है वो क्या किया कि जो लीस्ट डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको ये क्या कर रहा है, टेक्निकल असिस्टेंस दे रहा है। और आपको सपोर्ट किस में दे रहा है, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और रिव्यू जो है ये हो गया। इसके अलावा और क्या है कि इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो जाहिर सी बात है उनका ट्रेड जो जैसे रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर हम लोग पढ़े, तो ये सब क्या है, यही क्वेश्चंस जो है आपको ये मेंस में। अब इसमें देखिए इकोनॉमिक्स में ये क्या क्वेश्चन है पूछा गया, इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ WTO एग्रीमेंट्स इन प्रोमोटिंग फ्री ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब जैसे PTA, FTA, CCEP होता है जिसको कॉम्प्रिहेंसिव आपका इकोनॉमिक जो, उसके बाद से सेपा जिसको बोलते हैं सेपा, ठीक है ना। तो अब जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और PTA में क्या डिफरेंस था अभी बताया हमने आपको, बताइए। फ्री PTA जिसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, और FTA क्या हो गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब ये क्या है, एक ट्रेड ब्लॉक जैसे ये बन गया। अब इसमें है कि ये एक ट्रेड ब्लॉक यूरोपियन यूनियन, इसमें रिड्यूसिंग टैरिफ्स की बात होती है, और फ्री ट्रेड में क्या हो गया, फ्री। इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सेइंग भी है कि ग्लोबलाइजेशनल एस्पेक्ट में कि लिबरलाइजिंग योर पॉलिसीज, मतलब इफ यू आर ट्राइंग टू लिबरलाइज योर इकोनॉमिक पॉलिसी, है ना, तो लिबरलाइजिंग योर इकोनॉमिक पॉलिसी एक तरह से आपने लिबरलाइज किया। और उसके बाद से जैसे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, मतलब कि फ्री ट्रेड आपने क्या किया, एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें रिड्यूसिंग टैरिफ्स तो है ही है। प्रेफरेंशियल टैरिफ्स में क्या होता है कि आप प्रेफर करते हैं टैरिफ्स को रिड्यूस करते हैं, और फ्री में एक तरह से काफी उसमें सहज आपका जो हो गया, सारे बैरियर्स जो है वो हट गए। तो अब उसमें है कि इट इज लाइक फ्रीइंग ए प्रिजनर्स, किसी कैदी को आप फ्री कर दिए विथ हैंडकफ्स ऑन, लेकिन हाथ में क्या बांध दिया, हथकड़ी बांध दिया। तो ये कुछ वैसा ही है कि आपने क्या किया, एक प्रिजनर्स को छोड़ दिया कि भाई चलो तुमको फ्री तो हमने कर दिया, आप फ्री हो, बट एट द सेम टाइम हैंडकफ्स उसका क्या है वो बांध दिया। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें ये, और ग्लोबलाइजेशन की एक तरफ आप क्या है कि WTO का उस पर क्या है एक एडमिनिस्ट्रेशन भी है, और दूसरे तरफ आप क्या कर रहे हैं कि हम फ्री उसको जो है वो कर रहा है। ये इसमें क्या है कि एग्रीमेंट्स इन प्रमोटिंग फ्री ट्रेड प्रैक्टिसेस अमंग मेंबर कंट्रीज, और असेस द इंपैक्ट ऑफ WTO रूल्स इन इंडिया ट्रेड पॉलिसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो है आपके क्वेश्चंस जो है सब्जेक्टिव टाइप में जो मेंस में। तो अब ये एक चैप्टर, ये टॉपिक जो है ये काफी मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच का है। अगर इससे आप क्वेश्चन देखिएगा तो आप देख रहे हैं कि ये GS पेपर 2 में भी पूछा गया और GS पेपर 3 में। मेंस का एग्जाम हो ही नहीं सकता है और WTO से क्वेश्चन ना है, इस चीज को आप ध्यान में रखिए। चाहे आपके यहाँ ये BPSC का हो चाहे आपका UPSC का हो। इंटरनेशनल रिलेशंस या तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में पूछ सकता है, वैसे ज्यादा जो है इसकी संभावना है क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का ही आपका टॉपिक जो है ये भी है, लेकिन या दोनों को मिक्स करके पूछ सकता है, ठीक है ना। इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट जो है एक एस्पेक्ट आपका, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, इस क्वेश्चन को कल कोशिश कीजिए कि इसको लिख के लाइए। एक आपको ब्रीफ तो बता ही दिए किसमें क्या करना है, फिर और डिटेल में इसको आइए नेक्स्ट। वही 250 वर्ड्स जो होता है ना,
हाँ 250 250 मतलब कॉम्पैक्ट रखना है, ऐसा नहीं कि पूरा उसका जो है एकदम, ताकि पॉइंट्स वाइज जो है जो सही चीजें हैं आप एकदम उस पर लिख रहे हैं। और रिसेंट जो इंस्टेंसेस है ना उसको जितना दीजिएगा वो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे अभी इन्होंने ये कुवैत का एक उल्लेख जो किया था वो लेबर स्टैंडर्ड्स को लेके, है ना, या फिर अभी जैसे ये यूरोपियन यूनियन वाला जो हम आपको बताया कार्बन टैक्स का, है ना। चलिए आइए कुछ और क्वेश्चन है इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स में आपके जो है ये पूछे जाते हैं। पहला बताइए तो ये क्या होगा, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड बाय रेगुलेटिंग एंड मॉनिटरिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स, ठीक है, यही आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स इज एडमिनिस्टर्ड बाय WTO? बी है, बी और डी लग रहा है, डी लग रहा है सर, पहले नाम था उसको चेंज कर दिया। ठीक से पढ़िए, बी डी दोनों होगा, वही तो पूछ रहा है। Which of the following agreements is administered by WTO? तो ये तो जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड्स हो गया, यही तो है ना, समझ में आ रहा है ये। नेक्स्ट, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, ये बताइए क्या इसमें से फंक्शन है? कौन सा? बी, टू नेगोशिएट एंड इंप्लीमेंट ट्रेड एग्रीमेंट, कंफर्म? आप बताइए, देख के लग रहा है तो होगा, अभी जो पढ़े उसी पे क्वेश्चन है। To negotiate and implement trade agreements, to negotiate and implement trade agreements, कौन सा? सी कैसे होगा? टू ओवरसी इंटरनेशनल ट्रीटीज ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, नहीं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे एक्सक्लूसिव इसका नहीं ना है, ये ऐसा कर रहा है कि जैसे कि इससे, हाँ प्रशांत बोल रहे हैं भी, हाँ सही है, पीछे वाला क्वेश्चन टू निगोशिएट है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से आपको हम एक रिव्यू जो है इसका दे देते हैं। पूरा ये टॉपिक क्लियर हो गया ना, एक ब्रीफ टाइप जो है, कुछ और ट्रेड या इससे रिलेटेड जो है ना ये ग्लोसरी या फिर कुछ बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज होते हैं, जैसे कि इंपोर्ट, एक ग्लोसरी करके ये जो है आप लोग को एक हम एक्सक्लूसिव जो है उसका एक सेशन लेंगे, है ना, जिसमें केवल जो इकोनॉमिक्स या इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो आपका क्या जो है ये पूछा जाएगा। हाँ एक बार फिर से देख लीजिए इसको कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये सॉरी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, हाँ वो तो, हाँ तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 1995, ठीक है, गेट्स जो आया इसके बाद से, मेंबर 164, सबसे लास्ट मेंबर कौन सा है? हाँ, और क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, यही ऑब्जेक्टिव, जैसे जो आपका जो क्वेश्चन था ना उसमें हम लोग यही स्टार्ट करेंगे कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO इज टू फैसिलिटेट स्मूथ इंटरनेशनल ट्रेड बाय रिड्यूसिंग टैरिफ्स एंड अदर बैरियर्स, इंश्योरिंग ट्रेड फ्लोज एंड स्मूथली, प्रेडिक्टिवली एंड फ्रीली पॉसिबल। अब ये क्या करता है कि आपके टैरिफ को रिड्यूस करता है और
अदर बैरियर या फिर ट्रेड फ्लो को क्या कर रहा है, ये सुनिश्चित कर रहा है कि आपके यहाँ ट्रेड क्या हो, वो स्मूथली हो, मतलब सहज रूप से आपके यहाँ क्या हो, वो व्यापार हो। और ये फंक्शंस थे, एडमिनिस्टरिंग डब्ल्यूटीओ ट्रेड एग्रीमेंट, फोरम एक दे रहा है क्या ट्रेड निगोशिएशन से संबंधित, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज और कैपेसिटी बिल्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैपेसिटी बिल्डिंग। इसमें क्या है कि डेवलपिंग नेशंस या लिस्ट डेवलप कंट्रीज जो है, इनको वो क्या कर रहा है, एक असिस्ट कर रहा है। किस तरह से वो असिस्ट कर रहा है, हाँ हाँ हाँ, या ट्रेनिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट इसके बाद से क्या है कि डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट जो है, अब इसमें है कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स हो गए, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज हो गया, फिर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ आईपीआर हो गया, ट्रिम्स हो गया आपका, इसे ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स हो गए, ठीक है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, दोहा एग्रीमेंट, फिर डब्ल्यूटीओ एंड इंडिया। क्रिटिसिज्म क्या है, तो यही डोमिनेंस बाय डेवलप्ड कंट्रीज जो है, इंपैक्ट ऑफ सॉवरेनिटी, ये हो गए आपके रिसेंट डेवलपमेंट जो हो गए, ठीक है। रीग्लोबलाइजेशन एफर्ट्स, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट जो है आपका, ये क्या है, इसमें क्या था, इसमें रीग्लोबलाइजेशन एंड, बताइए आगे, रिपोर्ट क्या था वो, ये डब्ल्यूटीओ का जो रिपोर्ट आया था यूरोपियन यूनियन से, रीग्लोबलाइजेशन और इंश्योर, किस चीज के लिए, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, टू सिक्योर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, तो उसको सिक्योर करना, यही इसका क्या था, वो गोल था, ठीक है। अब इसमें जियो पोलिटिकल टेंशन, जैसे कि मान लीजिए अभी ये, हाँ यूक्रेन वॉर चल रहा है, या फिर और अदर जो है, ठीक है। फिर और आपके ये होगा, चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। हम्म, हाँ आइए, नेक्स्ट जो है कुछ और इससे क्वेश्चंस जो हैं वो देखते हैं। इन द context of which of the following do you sometimes find the term amber box, blue box and green box, blue box and green box in the news, ठीक है। पहला लिखिए WTO अफेयर्स, शार्क, UNFCC, डी इंडिया यूनियन, बताइए।
थोड़ा सा इसके विषय में लिख लीजिए आप लोग। ये तो क्लियर है कि WTO से ये संबंधित है ना। हाँ, ये जो है पहले लिख लीजिए अंबर बॉक्स। ठीक है, अंबर बॉक्स हाँ, फॉर एग्रीकल्चर and other related subsidies है ना। इसमें और लिखे इंक्लूड सब्सिडीज that distort मतलब कि कला किया है ना, इंटरनेशनल ट्रेड by making the products of the country cheaper as compared to similar products from other countries in the global market। हाँ, नेशनल ट्रेड by making products of the country compare from similar product from other countries in the global market। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखिए। अब इसमें क्या है कि दे आर सेट टू डिस्टॉर्ट ट्रेड सिंस दे इनकरेज एक्सेसिव प्रोडक्शन। मतलब ये हुआ कि आप इसको ऐसे समझिए कि जो डोमेस्टिक जो मतलब कि प्रोडक्शन जो है ना सर, वो ज्यादा से ज्यादा अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो अब उसमें वो क्या करेगा कि अब उसमें कि अब ये सब्सिडी में कैसे सपोर्ट किया जाएगा। नहीं, ट्रांसफर पेमेंट सब्सिडी जैसे WTO कैसे सपोर्ट करेगा कंट्रीज को, तो इसीलिए ये सब्सिडी है उसको अलग अलग जो है वो नाम दिया गया। एक को अंबर बॉक्स किया गया, एक को ब्लू बॉक्स कहा गया और एक को ग्रीन बॉक्स कहा गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, तो अब डिस्टॉर्ट ट्रेड कैसे करेंगे, ट्रेड को कैसे डिस्टॉर्ट किया जा सकता है। डिस्टॉर्ट मतलब उसको एक तरह से जैसे कि वही पता है ना कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग, मान लीजिए कि अगर आपका यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे हम चीपर कर दें, तो चीपर कर दें तो क्या हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना, तो अब इसमें आगे क्या क्या लिखे आप लोग, ट्रेड they are said to be distort trade since they encourage excessive production। तो अब चूंकि ये इंटरनेशनल ट्रेड को क्या कर रहा है, ये नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड को ये डिस्टॉर्ट कर रहा है, चूंकि डोमेस्टिकली आप क्या कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा और चीपर प्रोड्यूस कर, इसीलिए ये क्या किया जाता है, एक सब्सिडी हमको देना पड़ेगा अदर कंट्रीज में, तो उसका ट्रेड ही नहीं होगा। आई बात समझ में। हाँ, तो क्या लिख लिया आगे, डिस्टॉर्ट ट्रेड सिंस दे इनकरेज एक्सेसिव प्रोडक्शन। इसके एग्जांपल्स में लिख लीजिए, इनपुट सब्सिडीज such as subsidies like fertilizers, seeds, irrigation, agriculture हो ही गया आपका, minimum support price MSP are included in the this box। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि MSP किस बॉक्स में जो है आपका, जो आप MSP, हाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये कौन सा हो गया, ये आपका। ठीक है, चलिए आगे लिखिए, ब्लू बॉक्स।
देखिए ब्लू बॉक्स इज रिलेटेड टू ठीक है, रिलेटेड टू subsidies category of domestic support under WTO's agreement on WTO agreement on agriculture blue box are subsidies that are tied to programs that limit production by imposing production quotas or encouraging farmers to set aside land for other purposes. Aside, ASID, for farmers लैंड। अब इसमें देखिए ये सब्सिडी का क्या मतलब होता है कि आप एक तरह से सपोर्ट करते हैं, तो आप एक तरफ क्या एडमिनिस्टर कर रहे हैं किस चीज को, ट्रेड को। आप ऐसा क्या बता रहे हैं कि दूसरे कंट्री जो है वो ट्रेड पॉलिसीज ऐसा फॉलो करें कि जिससे उसका डोमेस्टिक ये हैम्पर ना हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप दूसरे कंट्रीज को भी आप क्या कर रहे हैं कि ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अब ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, ये सब्सिडी हमारे दे रहे हैं और उस सब्सिडी के जो है शैडो में क्या करें उसका हम ये डिस्टॉर्ट कर दें। तो अब ये इसीलिए ये अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, इस तरह के ये सब्सिडीज के ये बने। अब जैसे ग्रीन बॉक्स में लिख लीजिए, उसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा आपके जितने जो है नॉन डिस्टॉर्टिंग जो है सब्सिडीज हो गए, सब्सिडीज दैट डू नॉट डिस्टॉर्ट ट्रेड और कॉज मिनिमल डिसरप्शन। हाँ, ए ऑप्शन ऑफ WTO, गुड, बिल्कुल समय से इन्होंने आंसर दिया है। चलिए एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, तब और आगे देख लेते हैं। ये आपका 2020 यूपीएससी का क्वेश्चन है। With reference to trade related investment, trade related investment measures, trims, which of the following statements are correct? ठीक है, पहला quantitative restrictions
on imports by foreign investors are prohibited. दूसरा, they apply to investment measures related to trade in both goods and services. Next, they are not concerned with the regulation of foreign इन्वेस्टमेंट। बताइए तो कौन सा होगा? ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 2020 का क्वेश्चन है, यूपीएससी 2020। हाँ बताइए, रिएक्ट कीजिए इस पे। ये क्वेश्चन समझ रहे हैं कि नहीं पहले आप, कि विथ रेफरेंस टू ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आर प्रोहिबिटेड। ये सही स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट है। सेकंड, दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या डाउट है इसमें आपको? अभी ट्रिम्स जो है वो WTO तो करता ही है, ये भी सही आंसर है। हाँ नेक्स्ट, सेकंड में क्या गलती है? 1 and 3 करेक्ट तो आप लिखे हैं शिशिर कुमार, लेकिन व्हाट इज द दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या है? इसमें क्या डाउट है? यही तो WTO करता है। और तीसरा, दे आर नॉट कंसर्न विथ रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इससे रिलेटेड वो नहीं है। ये नहीं है कि आपका जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो FII इससे रिलेटेड जो आप जो है नियम बनाए, उस पर WTO को वहां नहीं ये इंटरफेयर करना। ये किससे संबंधित है? ये आपका ट्रिम्स जो हो गया आपका ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। यस, क्लियर हो गया आप लोग का? चलिए, विल बी असेंबलिंग इन इस दोनों क्वेश्चन जो उसको लिख के लाइएगा और फिर आगे जो हम लोग कंटिन्यू। थैंक यू।